आज हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, क्योंकि पिछले वीडियो में ब्रह्मांड में यानी पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे गैलेक्सी में तारामंडल में नक्षत्र में सौरमंडल के मध्य में स्थित था हमारा सूर्य सौरमंडल का मुखिया है। और इसी को हम सबसे पहले शुरू करेंगे और इसके डिटेल में पूरी जानकारी देंगे आप लोगों को। तो ये जो है सूर्य सौरमंडल का मुखिया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है और इसमें कौन सी क्रिया होती है, यह किन गैसों से मिलकर बना होता है और वो गैसें इसमें कितने % पाई जाती हैं और उनके क्रिया से ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है और इसका पृथ्वी से दूरी कितना है तथा यह पृथ्वी से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना अधिक है और इसका पृथ्वी से घनत्व यानी डेंसिटी कितना गुना अधिक है और इसका पृथ्वी से डायामीटर यानी व्यास कितना गुना अधिक है, यह 1 सेकेंड में कितना ऊर्जा उत्पन्न करता है तथा यह अपने अक्ष पर 2 भागों में है। ये पहला भाग ये है, दूसरा भाग ये अपने अक्ष पर ये दोनों भाग आपस में घूर्णन कैसे करते हैं, अपने अक्ष में कितने दिनों में ये घूर्णन करते हैं तथा ये घूर्णन के बाद अब किस दिशा में घूमते हैं, मतलब ये सूर्य किस दिशा में चक्कर लगाता है गैलेक्सी का, ये आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहला क्या है हमारा, इसकी उत्पत्ति। पहला हेडिंग है उत्पत्ति इसकी हुई है 450 अरब वर्ष पहले। इसका जन्म यानी उत्पत्ति 450 अरब वर्ष पहले हुआ था। वो भी कैसे, इसका इतिहास जानते हैं। इतिहास क्या है इसका, इतिहास ब्रह्मांड में एक जगह धूलकण तथा बादल और गैसें इकट्ठा, धूलकण और गैस तथा बादल इकट्ठा हुए। इकट्ठा होते ये एक संघनित रूप धारण कर लिए। किसी भी बल के कारण, वो बल का भी पता नहीं चला है, लेकिन वह एक ऐसा बल था जो कि एक स्थान पर कुछ गैसें और बादल, कुछ धूलकण आपस में इकट्ठा होकर यह किस रूप में हो गए, संघनित रूप में। संघनित मतलब जिसका डेंसिटी हाई हो जाए, यानी डेंसिटी सबसे ज़्यादा हो जाए। जब इसका डेंसिटी ज़्यादा हो गया तो एक ठोस की तरह रूप ले लिया, एकदम संघनित हो गया, ठोस की तरह रूप ले लिया। और ठोस की तरह रूप लेने के बाद इसका जो प्रेशर है ना वो सबसे ज़्यादा हो गया। प्रेशर मतलब दाब जब अधिक होता है तो गैस का टेम्परेचर यानी ताप सबसे ज़्यादा हो जाता है। जब ताप अधिक होगा तो गैसों के कण जो हैं, परमाणु, वो आपस में क्या होते हैं, तीव्र गति करने लगते हैं। जब तीव्र गति करेंगे तो उनके परमाणु तीव्र गति करते करते आपस में टकरा जाते हैं। जब टकरा जाते हैं तो एक भयानक विस्फोट होता है और विस्फोट के कारण ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। अब वो ऊर्जा की उत्पत्ति हुई तो एक फोटान कण के रूप में हुई। जब वो फोटान कण के रूप में हुई तो वो फोटान कण जो है उसका मास नहीं होता, यानी द्रव्यमान नहीं था। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान न हो तो उसके स्पीड को कंट्रोल करना यानी नियंत्रित करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो ये जो आपस में ऊर्जा प्राप्त हुआ गैसों की परमाणुओं के टकराने से, तो वो दोनों गैस कौन कौन सी थी, तो वो एक पहला था हाइड्रोजन और दूसरा था हीलियम। हाइड्रोजन गैस जो है इसके दो परमाणु हाइड्रोजन गैस के 2 परमाणु जब आपस में टकराते हैं तो विस्फोट होता है। और विस्फोट होने के बाद वो आपस में जुड़ जाते हैं यानी संयोग हो जाता है। इनके 2 परमाणु यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के बाद एक विस्फोट होता है और विस्फोट होने के बाद ये आपस में जुड़कर एक नए तत्व के परमाणु का निर्माण करते हैं, यानी नए गैस के परमाणु का निर्माण करते हैं जो कि हीलियम का परमाणु होता है। और जब ये विस्फोट करते हैं तो एक कण का निर्माण होता है जिसका नाम फोटान है। फोटान इसे हम ऊर्जा का पैकेट कहते हैं, ऊर्जा का पैकेट। क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से ऊर्जा का पैकेट किसे कहा जाता है। ऑप्शन में रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटान। तो आप लोग किसको चूज करेंगे, फोटान को। तो ये क्या है, ऊर्जा का पैकेट है। और इस फोटान का मास नहीं होता, मास मतलब द्रव्यमान,
द्रव्यमान। जिस वस्तु का द्रव्यमान यानी मास न हो तो उसके स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ये तो आपको पता ही होगा क्योंकि इसका स्पीड बहुत तेज होता है। ये ऊर्जा जो है, ऊर्जा का पैकेट प्रकाश के रूप में ही निकलता है। यह क्रिया सूर्य के सबसे मध्य वाली भाग में होगी। जब हम सूर्य का आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तब उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो यह क्रिया जब सूर्य के मध्य वाले भाग में होगी, वो प्रकाश के रूप में निकलेगा। तो इसका स्पीड जो है, स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस फोटॉन कण की स्पीड कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका स्पीड 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और यही फोटॉन कण प्रकाश के रूप में जब पृथ्वी पर पहुंचता है तो कितना समय लगता है पृथ्वी पहुंचने में? समय कितना लगता है पृथ्वी पहुंचने में? तो कहते हैं हम लोग कि 8.20 सेकेंड, 8 मिनट 20 सेकेंड ना, 8 मिनट 20 सेकेंड में कहाँ पहुंचता है? पृथ्वी पर। तो ये समय आपको पता हो गया और इसकी स्पीड जो है, स्पीड पता हो गई। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस यानी दूरी का पता चल जाएगा। तो स्पीड यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड और समय 8 मिनट 20 सेकेंड। यानी अगर आपको ये 8 मिनट 20 सेकेंड न याद हो ना तो इसको डायरेक्ट 500 सेकेंड याद कर लीजिए। 500 सेकेंड, ये 500 सेकेंड में प्रकाश पृथ्वी पर पहुंच जाता है। किसका? सूर्य का। तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर डिस्टेंस दूरी कितना आएगा? 15 करोड़ किलोमीटर। यह दूरी किसके बीच की है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की ये दूरी है। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। कैसे निकली? फोटॉन कण के चाल तथा समय दोनों का गुणा करने पर दूरी निकल गई। अब ये फोटॉन कण किससे निकला था? हमारा हाइड्रोजन के 2 परमाणु के आपस में टकरा के संयोग करने से फोटॉन कण निकला और इन दोनों के संयोग से हीलियम परमाणु का निर्माण हुआ। और यही क्रिया हमारी क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सूर्य से ऊर्जा की प्राप्ति होने में किस क्रिया का योगदान होता है? तो आप लोग आंसर में क्या बताएंगे? नाभिकीय संलयन का। क्योंकि हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं। संयोग मतलब जुड़ रहे हैं, इसीलिए कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। ठीक है। अब इसके बाद इसके सूर्य का डेंसिटी यानी घनत्व पृथ्वी से कितना गुना है? तो देखिए घनत्व पृथ्वी से कितना गुना है? तो यह 20 गुना है। 20 गुना। अगर पृथ्वी का घनत्व मान लीजिए 5 है तो सूर्य का कितना हो जाएगा? 20 गुना, यानी 20 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा इसका डेंसिटी। अब इसके बाद देखेंगे कि सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से कितना गुना ज्यादा है? तो यह कितना गुना ज्यादा है? 28 गुना। किससे? पृथ्वी से। कितना गुना? 28 गुना। अब इसके बाद देखेंगे कि यह सूर्य ऊर्जा की उत्पत्ति कितने सेकंड में कितना करता है। कितने सेकंड में कितना करता है? तो देखेंगे ऊर्जा यानी एनर्जी कितना सेकंड में कितना करता है। यानी 1 सेकंड में 10 की पावर 26 जूल करता है। कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। यानी 1 सेकंड में 10 की पावर 26 जूल यह क्या करता है? ऊर्जा की उत्पत्ति करता है। अब देखेंगे कि पृथ्वी का डायामीटर मतलब सूर्य का डायामीटर पृथ्वी से कितना गुना अधिक है। तो डायामीटर यानी व्यास देख लेते हैं। व्यास है 109 गुना। 109 गुना किससे अधिक है? पृथ्वी से। सूर्य का डायमीटर यानी व्यास मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? ये जैसे किसी गोले का ये व्यास होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं, तो इसीलिए इसका व्यास नाप लेते हैं। तो ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो इसका 109 गुना व्यास किसका होगा? सूर्य का होगा। ठीक है, आपको व्यास समझ में आ गया।
ऊर्जा की उत्पत्ति कितना होती है 1 सेकंड में, ये समझ में आ गया। गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना है सूर्य का पृथ्वी से, ये समझ में आ गया। डेंसिटी कितना गुना अधिक है सूर्य का पृथ्वी से, ये समझ में आ गया। फोटॉन कण समझ में आ गया क्या होता है, ऊर्जा का पैकेट किसे कहते हैं, फोटॉन कण को। फिर स्पीड क्या है इसकी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, जो कि प्रकाश का ही चाल है। और वो पृथ्वी पर आने में कितना समय लेता है 8 मिनट 20 सेकंड, यानी 500 सेकंड। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को भी जान गए हम 15 करोड़ किलोमीटर। और ये क्रिया कौन सी होती है दो परमाणु के आपस में टकराने पर, तो नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और ये अब क्वेश्चन में पूछ लेगा हम लोगों से कि सूर्य के ईंधन के रूप में मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं। तो सूर्य के ईंधन के रूप में मुख्य गैसें कौन कौन सी है, तो 2 गैसें हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम। और ये भी पूछ देगा क्वेश्चन में कि नाभिकीय संलयन की क्रिया होने में किस मुख्य गैसों का योगदान है, तो यही दोनों होगी, हाइड्रोजन और हीलियम। अब ये इसकी परसेंटेज में मात्रा कितनी कितनी होती है सूर्य में, ये भी देख लीजिए। तो हाइड्रोजन की मात्रा होती है आपकी, हाइड्रोजन गैस की मात्रा होती है 75% और हीलियम गैस की मात्रा होती है 24%। और बाकी 1% जो होते हैं अन्य होते हैं, अन्य गैस। 1% कौन सी गैस होती है, अन्य गैस होती है। सूर्य किस अवस्था में है ये देखेंगे। अवस्था मतलब कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं, हम लोग पढ़े हैं, ठोस द्रव गैस। ठोस द्रव गैस पदार्थ यानी मैटर के 3 अवस्थाएं होती हैं, लेकिन एक अवस्था चौथा रहता है जिसका नाम प्लाज्मा है। तो ये सूर्य उसी अवस्था में होता है, प्लाज्मा की अवस्था में, यानी इसकी स्थिति प्लाज्मा में होती है। जब किसी गैस का टेम्परेचर हाई हो जाता है तो किस अवस्था में चला जाता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था उसे कहते हैं जो कि न ही द्रव में हो, न द्रव यानी तरल पदार्थ में हो, और न ही ठोस में हो, न ही द्रव और न ही ठोस में हो। ये दोनों का क्या होगा, एडमिक्सर होगा, यानी मिक्सित होगा। जैसे में आप देख सकते हैं दूध की मलाई देखे होंगे, वो ना ही ठोस है और ना ही द्रव है, जहाँ रहेगा वहीं टिका रहेगा, उसे हिला नहीं सकते हैं और वो ठोस भी नहीं रहेगा। तो दूध की मलाई क्या है, प्लाज्मा स्टेट में। तो सूर्य किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में, जिसे कहेंगे प्लाज्मा स्टेट। किस अवस्था में है, प्लाज्मा अवस्था में। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा, प्लाज्मा। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है, प्लाज्मा। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे कि सूर्य अपने अक्ष पर कितना समय में घूमता है। तो ये 2 भागों में है, अंदर का कौन से स्टेट में है, प्लाज्मा स्टेट में है, और बाहर का जो भाग है ये वाला, ये आपका आग की लपट है, यानी आग की लौ है। आग का गोला ही है, अंदर का प्लाज्मा स्टेट में है, ये आग की लपट है। तो जो अंदर का प्लाज्मा स्टेट में है, इसको घूर्णन यानी अपने अक्ष पर नचने में, इसको अपने अक्ष पर घूमने यानी घूर्णन करने में कितना समय लगता है, तो 25 दिन का समय लगता है। कितना समय, 25 दिन का समय लगता है। 25 दिन अपने अक्ष पर घूमने में, घूर्णन करने में 25 दिन। किसका, ये अंदर वाले भाग का, अंदर जो प्लाज्मा स्टेट में है उस भाग का घूर्णन करने में कितना समय लगता है अपने अक्ष पर, तो 25 दिन लगता है। अब ये जो बाहर वाला भाग है इसको घूमने में कितना समय लगता है, तो इसको लगता है 31 दिन। 31 दिन। ये दोनों आपस में जुड़े नहीं है क्योंकि प्लाज्मा स्टेट में है और ये आग की लौ है, इसीलिए ये जल्दी चक्कर मार लेता है 25 दिन में और ये 31 दिन। अब देखेंगे कि ये जो सूर्य है हमारे सभी 8 ग्रहों को लेकर गैलेक्सी का जो चक्कर लगाता है, तो ये किस दिशा में चक्कर लगाता है, किस दिशा से किस दिशा में। तो इसको हम लोग जगह नहीं है यहाँ पर देख लेते हैं। गैलेक्सी का चक्कर इसका डायरेक्शन यानी दिशा हुआ, चक्कर दिशा, ये होगा हमारा पश्चिम से पूर्व की। जिस दिशा में हमारी पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यानी पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक उसी दिशा में ये गैलेक्सी का चक्कर लगाता है, सभी ग्रहों को अपने साथ लेकर पश्चिम से पूर्व। अब इसके बाद हम लोग सूर्य के आंतरिक संरचना को देखेंगे। ये तो ऊपर से ही था। अब इसके बाद सूर्य के आंतरिक संरचना को देखेंगे, फिर इसके बाहरी संरचना को दोबारा पढ़ेंगे। उसमें ये सब नहीं रहेगा, ये तो बस ऊपर से जानकारी थी। आंतरिक यानी इंटरनल स्ट्रक्चर में, सूर्य के आंतरिक संरचना में अभी हम लोग
पढ़ेंगे। अब इसको हम स्केप कर रहे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो मार लीजिए, नहीं तो फिर नोट किए हैं तो रहने दीजिए, ठीक है। संरचना सूर्य को मैंने इस तरह बना दिया और इसके 1/4 भाग को काट दिया है कि आप लोगों को समझने में आसानी पड़े। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? पहले भाग का नाम है कोर। इसी कोर में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया। नाभिकीय संलयन यह क्रिया क्वेश्चन में पूछेगा कि नाभिकीय संलयन की क्रिया कोर के मतलब सूर्य के किस भाग में होता है, तो आप बता देंगे कोर। किस में होता है? कोर। और इस नाभिकीय संलयन क्रिया में कौन सी मुख्य गैसों का योगदान है, तो कौन सी गैसें हैं? मैंने अभी बताया है, हाइड्रोजन तथा हीलियम। यह क्रिया कैसे होती है? तो हाइड्रोजन के परमाणुओं को आपस में टकराने से हीलियम के परमाणु में परिवर्तित होना, यही क्रिया क्या कहलाएगी? नाभिकीय संलयन। अब इस क्रिया के बाद इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है? इसी में जब नाभिकीय क्रिया होगी और विस्फोट होगा तो भयानक ऊर्जा उत्पन्न होगी, तो इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता है, यानी 15 मिलियन अंश सेल्सियस। इसका क्या है? तापमान है, टेम्परेचर यानी तापमान। यानी सूर्य के क्वेश्चन पूछ देगा कि सूर्य के किस भाग में सबसे अधिक टेम्परेचर होता है, तो किस भाग में होगा? सबसे मध्य यानी कोर वाले भाग में। और ये कितने अंश सेल्सियस होता है? तो 15 मिलियन। अब आप सोचेंगे कि 15 मिलियन, तो ये 1 मिलियन बराबर कितना होता है? 10 लाख। तो 15 मिलियन बराबर, अब 10 का इसी में गुणा कर देंगे तो 150 लाख अंश सेल्सियस हो जाएगा। 150 लाख अंश सेल्सियस ये क्या है? इसका मध्य वाले भाग का टेम्परेचर है। इतना क्रिया इसमें होता है। अब दूसरा भाग का क्या नाम है? दूसरे भाग को देखेंगे यहाँ से। दूसरा भाग को हम इंग्लिश में कहेंगे क्या? रेडिएटिव जोन। इसे हम हिंदी में कहते हैं विकिरण मंडल। ये सूर्य का दूसरा भाग है जो कि मध्य भाग के आगे स्थित है। अब इस विकिरण मंडल में क्या क्या होता है? इसमें से तो कुछ किरणें निकलती हैं, जो कि 2 किरणें महत्व है। पहली किरण कौन सी है? पहली किरण है हमारे गामा। ये गामा किरण है, जिसे हम इंग्लिश में गामा रेज कहते हैं। और ये किरण की खासियत क्या है कि ये इतनी खतरनाक होती है कि सभी चीज़ों को छल्ली कर देती है। कुछ भी हो पृथ्वी पर, मनुष्य पर तो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा और हर एक इंसान यानी प्राणी पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। लेकिन ये पृथ्वी पर आने से इसको रोकता कौन है? तो एक हमारे वायुमंडल में एक समताप मंडल है। कौन सा मंडल है? समताप मंडल। इसी मंडल में एक परत होती है जिसे हम ओजोन परत कहते हैं। कौन सी परत होती है? ओजोन परत। इसका सूत्र होता है O3। ये ओजोन परत ओजोन गैस से मिलकर बनी है, जो कि गामा रेज को यही ओजोन परत अवशोषित कर लेती है, जो कि ये गामा रेज का प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता, नहीं तो सभी जीव जंतु नष्ट हो जाते। ये गामा रेज इसी रेडिएटिव जोन से निकलती है, यानी विकिरण मंडल से। अब दूसरी किरण कौन सी निकलती है? दूसरी किरण का नाम है एक्स रे यानी एक्स किरण। ये एक्स किरण इससे भी ज्यादा खतरनाक होती है। ये एक्स किरण की खासियत है कि यह हड्डी को छोड़कर पूरे शरीर को छल्ली कर सकती है। ये हड्डी को छोड़कर पूरे शरीर को छल्ली कर सकती है। अब इसके बाद दूसरा एक कण निकलता है जिसका नाम है, इसके बाद दूसरा यानी तीसरा नंबर का कण निकलता है जिसका नाम क्या है? फोटान। अभी इसके बारे में मैंने बताया है फोटान क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी स्पीड क्या है। यह ऊर्जा की पैकेट होती है जो कि प्रकाश के रूप में निकलती है, और पृथ्वी पहुंचने में इसको कितना समय लगता है और इसकी स्पीड कितनी होती है, इसका मास नहीं होता है, ये सब मैंने आपको अभी बताया। तो ये फोटान कहाँ से निकलता है? रेडिएटिव जोन से, यानी विकिरण मंडल से। ये तो हो गया सूर्य का दूसरा पार्ट, यानी पहला पार्ट यहाँ था और दूसरा पार्ट यहाँ हो गया। ये दोनों समझ में आ गया आपको। अब तीसरा पार्ट में क्या होता है? तीसरे पार्ट को हम कहते हैं क्या? इसको कहते हैं कन्वेक्टिव जोन।
इसका हिंदी होता है संवहन मंडल। संवहन मंडल ये सूर्य के मध्य मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट है, जिसे कन्वेक्टिव जोन कहते हैं, संवहन मंडल। इसमें क्या क्या क्रिया रहती है? इसमें तो नंबर 1 पर होता है कि यहाँ जो है इसमें हाइड्रोजन के सेल बनते हैं। हाइड्रोजन के सेल मतलब ऐसे ऐसे करके सेल बनते हैं, ऐसे ऐसे करके सेल बनते हैं। क्वेश्चन में पूछ लेगा कि हाइड्रोजन के सेल सूर्य के किस भाग में बनता है, तो किस भाग में बताएंगे? संवहन मंडल यानी कन्वेक्टिव जोन में क्या बनता है? हाइड्रोजन के सेल। ये क्या है? हाइड्रोजन के सेल है। हाइड्रोजन के सेल, ये हाइड्रोजन की सेल है। अब इन दोनों सेल मतलब ये जो सेल बने हैं, इनके मध्य से यहाँ से जब विस्फोट होता है, हाइड्रोजन के परमाणु जब हीलियम के परमाणु में कन्वर्ट होते हैं तो भयानक ऊर्जा निकलती है, यानी आग की लपट निकलती है, आग का ज्वाला निकलता है। तो ये जो ज्वाला निकलता है, ये ज्वाला, इसको हम लोग कहते हैं सोलर फ्लेम। इसे क्या कहेंगे? सोलर फ्लेम। सोलर फ्लेम क्वेश्चन में पूछ देगा कि सोलर फ्लेम या सौर्य ज्वाला, हिंदी में सौर्य ज्वाला किस जोन से निकलता है? तो आप बताएंगे संवहन मंडल यानी कन्वेक्टिव जोन से। क्या निकलता है? सोलर फ्लेम निकलता है। क्या निकलता है? सोलर फ्लेम। अब ये सोलर फ्लेम निकल कर जिसमें सब ये सोलर फ्लेम निकलता है, तो कुछ सोलर फ्लेम यहीं से मुड़कर वापस ये हाइड्रोजन के सेल अवशोषित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अवशोषित कर लेते हैं। इस प्रकार अवशोषित कर लिए। तो ये जो जिसमें अधिक ऊर्जा होती है वो फ्लेम यानी सोलर ज्वाला, सौर्य ज्वाला कुछ दूर चली जाती है, बाहर निकल जाती है, लेकिन जिसका टेम्परेचर कम होता है वो क्या होता है? वापस आ जाता है। उसे अवशोषित कौन कर लेता है? हाइड्रोजन के सेल अवशोषित कर लेते हैं। इसी हाइड्रोजन के सेल का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए इसको हम पृथ्वी से जब देखेंगे ना, जब पृथ्वी से देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिखाई देगा? सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट, स्पॉट इसे हिंदी में कहते हैं सौर्य कलंक। सौर्य कलंक जो कि काले रंग का धब्बा दिखाई देता है। तो इसका टेम्परेचर कम होता है और ये यहाँ से वापस आके इसी में अवशोषित हो जाता है। इसी को सोलर स्पॉट कहते हैं। और ये जब जाता है पृथ्वी पर तो पृथ्वी पर जाता है तो उसका पृथ्वी का चित्र हम किधर बनाए? थोड़ा सा इसे मिटा दे रहे हैं अभी। ये जब सौर्य ज्वाला यानी सोलर फ्लेम जब यहाँ से निकल के तीव्र गति से पृथ्वी इसे अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल से, तो यह यहाँ से होके कुछ इधर चली जाती है सोलर फ्लेम और कुछ इधर चली जाती है। कुछ पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ चली जाती है और कुछ पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा वायुमंडल जो है पृथ्वी पर यानी हवाओं का परत होता है। एक हवाओं की परत होती है जो कि 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये फैला हुआ है। तो इसी हवाओं के परत से ये किरणें टकरा के कुछ उत्तरी ध्रुव की तरफ चली जाती हैं और कुछ दक्षिणी ध्रुव की तरफ चली जाती है। तो जो उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है पृथ्वी के, इसका नाम है अरोरा, अरोरा बोरियोलिस। ये किरणें जब हवाओं से टकराकर एक चिंगारी का रूप धारण करती है तो इसे क्या कहते हैं? अरोरा बोरियोलिस। और जो दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है चिंगारी का रूप लेकर, तो इसे हम क्या कहते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। जब सोलर फ्लेम यानी सौर्य ज्वाला पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल खींचता है इसे, इन किरणों को, तो यह इस वायुमंडल यानी हवा की परत से टकरा के जब उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगी तो उसे अरोरा बोरियोलिस कहेंगे, और जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएगी तो इसे अरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहेंगे। अब इन किरणों यानी ये जो सोलर ज्वाला है, सोलर फ्लेम, ये हवाओं से जब टकराती हैं तो एक ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि
इस ध्वनि का नाम है व्हिसलर। व्हिसलर क्वेश्चन में पूछेगा व्हिसलर क्या है, तो सूर्य के सौर ज्वाला तथा पृथ्वी के वायुमंडल के रगड़ से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो क्या है, व्हिसलर है, व्हिसलर। अब ये जो आपका सौर ज्वाला है यानी सोलर फ्लेम, ये इतनी तीव्र गति से पृथ्वी की तरफ कैसे चली जाती है, और कुछ ये अवशोषित कर लेते हैं कौन, हाइड्रोजन के सेल। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी सबसे अधिक होती है, यानी इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो पृथ्वी की तरफ जाती है सोलर फ्लेम, उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो कितना होता है 6000 अंश सेल्सियस। ये किसका होता है, जो पृथ्वी की तरफ सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेम जाती है उसका टेम्परेचर होता है इधर की साइड में। और जो हाइड्रोजन की सेल अवशोषित कर लेते हैं उसका टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका टेम्परेचर होता है आपका 4000 अंश सेल्सियस से 1500 अंश सेल्सियस तक। क्योंकि इसका टेम्परेचर कम होता है इसीलिए हाइड्रोजन सेल क्या करता है, अवशोषित कर देता है। अब एक और इसमें है, उसका नाम है सोलर स्पॉट साइकिल। सोलर स्पॉट साइकिल ये क्या है, सोलर स्पॉट साइकिल क्वेश्चन में पूछेगा कि सोलर स्पॉट साइकिल कहाँ से कहाँ तक बनता है, तो आप बताएंगे कि सूर्य के विषुवत रेखा, ये जो मध्य वाला रेखा है ये सूर्य का विषुवत रेखा है। जैसे पृथ्वी की एक विषुवत रेखा होती है उसी तरह सूर्य का एक मध्य वाला भाग जो है विषुवत रेखा हुआ है। सूर्य का विषुवत रेखा यानी यहाँ से, यानी सूर्य की विषुवत रेखा यानी 0 अंश से ये 40 अंश तक, यहाँ तक 40 अंश। क्वेश्चन में पूछेगा क्या कि सोलर स्पॉट साइकिल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो बताएंगे 0 अंश से लेकर 40 अंश तक सोलर स्पॉट साइकिल होता है। अब ये सोलर स्पॉट साइकिल होने में कितना समय लगता है, तो आप बताएंगे कि यहाँ से 0 अंश सेल्सियस से 0 अंश से 40 अंश तक जाने में 5.5 साल का समय लगता है, यानी 5.5 वर्ष का समय लगता है। तो जब जाने में 5.5 वर्ष का समय लगा, फिर इसे वापस आने में भी कितना लगेगा, इतना समय लगेगा 5.5 वर्ष का। तो हमारा एक साइकिल यानी एक चक्कर पूरा कब होता है, जब हम किसी स्थान से कहीं जाए फिर वहां से वापस आए तो हमारा एक साइकिल होगा। तो यानी यहाँ से यहाँ जाने पर फिर यहाँ से वापस आने पर एक साइकिल पूरा होगा, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना वर्ष हो जाएगा, 11 वर्ष। 11 यानी एक सोलर स्पॉट साइकिल होने में हमारा कितना समय लगता है, तो 11 वर्ष लगेगा। कितना समय लगेगा, 11 वर्ष। यह 0 अंश और 40 अंश के बीच में ही सोलर स्पॉट साइकिल चलता है, क्योंकि इन्हीं के बीच में ही क्या निकलती है, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेम निकलता है। और पृथ्वी पर देखने पर ये जो हाइड्रोजन के सेल अवशोषित किए हैं ये सभी जगह रहेंगे 0 अंश से 40 अंश के बीच में। ये हाइड्रोजन सेल 2 ही नहीं बहुत होते हैं, तो इन्हीं के बीच से सोलर फ्लेम यानी सोलर ज्वाला निकलती है। और ये जो अवशोषित कर लेते हैं इसको अभी बताया हूँ कि सोलर स्पॉट कहते हैं। पृथ्वी को देखने से ये काले रंग के दिखाई देते हैं, यानी सोलर कलर जिसे बोलते हैं। अब इसके बाद एक और आता है सोलर इवेंट। इसके बाद आता है सोलर इवेंट। क्या आता है, सोलर इवेंट। सोलर इवेंट पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि एक सोलर इवेंट बराबर कितने साइकिल होते हैं। एक सोलर इवेंट बराबर कितने सोलर स्पॉट साइकिल होते हैं। तो जब 100 सोलर स्पॉट साइकिल होगा, नीचे लिख देना 100 सोलर स्पॉट साइकिल होगा तो ये किसके बराबर होगा, एक सोलर इवेंट के बराबर। यानी यहां से यहां जाओ फिर आओ तो ये एक साइकिल क्या होगा, सोलर स्पॉट साइकिल। अब यही 100 साइकिल होगा तो क्या कहलाएगा, सोलर इवेंट, यानी एक सोलर इवेंट कहलाएगा। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि एक सोलर इवेंट बराबर कितने सोलर स्पॉट साइकिल होंगे, तो 100 सोलर स्पॉट साइकिल। अब एक क्वेश्चन में पूछ देगा कि एक सोलर इवेंट में कितने समय लगते हैं, इसी में कितने समय लगते हैं। तो हमारा 100 साइकिल होगा, यानी एक साइकिल 11 वर्ष के बराबर है, तो 100 साइकिल कितना होगा,
तो एक साइकिल 11 वर्ष के बराबर है, तो इसमें हम 100 का गुणा कर देंगे, 100 साइकिल यानी 1100 वर्ष। क्वेश्चन आपका रहेगा कि एक सोलर इवेंट कितने वर्ष का होता है, तो 1100 वर्ष। एक सोलर स्पॉट साइकिल कितने वर्ष का होता है, तो 11 वर्ष। अब एक सोलर इवेंट में कितने सोलर स्पॉट साइकिल होते हैं, तो 100 सोलर स्पॉट साइकिल। यहाँ तक समझ में आ गया। देखेंगे हम सूर्य का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यानी बाह्य संरचना। इस बाह्य संरचना में हम लोग सूर्य को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। 3 भाग कौन कौन से? पहला नंबर का भाग है हमारा, पहला नंबर, इसे हम लोग कहेंगे कोरोना। कोरोना कोरोना हिंदी में इसे कहते हैं किरीट, किरीट या मुकुट। मुकुट ये भाग कब दिखाई देता है हम लोगों को? जब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण होगा तो यही कोरोना भाग दिखाई देगा। इसका टेम्परेचर है 27 लाख अंश सेल्सियस। इसका क्या है? तापमान है, तापमान। कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसको अपने नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि आंखें खराब हो जाती है। क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे अधिक है। ये सूर्य के बाह्य स्ट्रक्चर में तीनों भागों में सबसे अधिक तापमान इसी कोरोना यानी किरीट मुकुट का ही होता है। कोरोना वाले भाग का सबसे अधिक तापमान 27 लाख अंश सेल्सियस इसी कोरोना यानी किरीट मुकुट का ही होता है। और हम लोग जब आंतरिक स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना में पढ़ रहे थे तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस भाग का था? कोर का था। कितना था? 15 मिलियन अंश सेल्सियस यानी 150 लाख अंश सेल्सियस। तो ये बाह्य स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पूछेगा कि सूर्य के बाह्य स्ट्रक्चर बाह्य संरचना में सबसे अधिक तापमान किस भाग का है? तो आप क्या बताओगे? कोरोना का है, कोरोना का। इसी को हम लोग सूर्य ग्रहण में नंगी आंखों से नहीं देखते, क्योंकि इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, इसलिए आंखों के खराब होने की संभावना सबसे अधिक होती है। अब इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हमारा, दूसरे नंबर पर इसे हम कहते हैं क्रोमोस्फीयर। क्रोमोस्फीयर क्रोमोस्फीयर इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं वर्णमंडल। वर्णमंडल ये कोरोना से कम टेम्परेचर का होता है। इसका टेम्परेचर होता है 32,000 अंश सेल्सियस। 32,000 अंश सेल्सियस इसका तापमान होता है। क्रोमोस्फीयर का तापमान कितना होता है, अर्थात वर्णमंडल का तापमान कितना होता है? तो 32,000 अंश सेल्सियस। फिर उसके बाद आता है हमारा तीसरा नंबर। तीसरा नंबर मध्य भाग, ये जो लाल रंग का है इसे हम कहते हैं, इसे कहते हैं फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर इसका हिंदी होता है प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल। क्वेश्चन में पूछेगा कि सूर्य का वह भाग जो हम लोग देख सकते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल अर्थात फोटोस्फीयर। इसका टेम्परेचर कितना होता है? 6000 अंश सेल्सियस। प्रकाश मंडल का तापमान कितना होता है? तो 6000 अंश सेल्सियस। इसी को हम अपने नंगी आंखों से क्या करते हैं? देख सकते हैं। यही सूर्य का दिखाई देने वाला भाग है जो लाल रंग का है सबसे मध्य में, फोटोस्फीयर अर्थात प्रकाश मंडल, जिसका टेम्परेचर 6000 अंश सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि सूर्य के बाहरी स्ट्रक्चर में सबसे कम तापमान वाला कौन सा भाग है? तो आप लोग क्या जवाब देंगे? फोटोस्फीयर यानी प्रकाश मंडल। इसी को हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं। सूर्य में दिखाई देने वाला यही लाल रंग का भाग होता है, फोटोस्फीयर जिसे कहते हैं। फिर इससे सटा हुआ एक होता है क्रोमोस्फीयर, जिसका तापमान 32,000 अंश सेल्सियस होता है। फिर इससे ऊपर जो होता है ये कोरोना होता है। अभी बताया हूँ कि ये दिखाई देता है सूर्य ग्रहण के समय में। ठीक है, यहाँ तक सूर्य एकदम कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसके बाद हम कुछ अलग नया लेकर आएंगे सौरमंडल में, ग्रहों के बारे में। इतना आप लोग देखिए, इसके लिए मैं जानता हूँ कि आप लोगों को सब कुछ सूर्य में समझ में आ गया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।